नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि कांस्टेबल में, चाहे लेखपाल में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी पॉलिटी से अगर प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपसे बन सके, आप उसको सॉल्व कर सकें। और कल हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट्स पावर, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें हमने आर्टिकल 72 को देखा और राज्यपाल की जो शक्तियाँ जो थी क्षमादान की, हमने उसको 161 में देखा। तो हमारा जो राष्ट्रपति का जो शक्तियाँ हैं वही सेशन अभी चल रहा है और ये भाग 2 होगा। जो भी थोड़ा सा बचा हुआ इसमें है उसको मैं आज कवर करूँगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे और आप उसे अपने प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में आप उस प्रश्न को हम बना सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो जो पहली जो चीज़ होगी हमारी वो होगा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हाई कोर्ट हो गया चाहे सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो उनके जो जज होते हैं ना, उनके जजों की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, और किसी कानून को लेकर के अगर संदेह है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी लेते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, लेकिन सलाह जो होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि आर्टिकल 143 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें सैन्य शक्तियों की, देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति में राज्यपाल की भी भूमिका होती है, लेकिन हम उसको अलग से देखेंगे। लेकिन उसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है, बस आपको इतना ध्यान रखिएगा फिलहाल। ठीक है, ये सी है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में। ये प्रश्न तो कई बार आ चुका है, सैन्य शक्तियाँ इसमें क्या क्या है। तो इसमें है तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं उनकी नियुक्ति यही करते हैं। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर, कमांडर तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनके प्रमुखों की बात किया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि थल सेना हो गया, जल सेना हो गया, वायु सेना हो गया। ठीक है, तो इन तीनों सेनाओं के अगर प्रमुखों की बात करेंगे हम, जो उनके जो चीफ होते हैं, जो एकदम टॉप लेवल पे होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति, हाँ नहीं, तो क्या कहते हैं कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के, तीनों सेनाओं के प्रमुख, के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। प्रमुख की की नियुक्ति, ठीक है, और राष्ट्रपति आदेश पर ही युद्ध प्रारंभ होगा, लेकिन उसमें संसद की अनुमति अनिवार्य होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी देश से अगर युद्ध करना है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से अगर हमको युद्ध करना है, तो जब तक राष्ट्रपति महोदय आदेश नहीं देंगे युद्ध प्रारंभ
युद्ध प्रारंभ होगा, इनकी अनुमति से ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें संसद की अनुमति भी अनिवार्य होती है, कि अनुमति अनिवार्य। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम बात करेंगे इमरजेंसी की, बात करेंगे हम। ये तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपातकालीन शक्तियाँ जो होती हैं वो किस तरीके से काम करता है और उसमें राष्ट्रपति का क्या भूमिका होता है। और यहाँ से अनगिनत बार प्रश्न आएगा, आता रहा है, हमेशा आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे अब आपातकालीन शक्तियाँ। ठीक है, तो जैसे कि आपातकालीन शक्तियों में केंद्र सरकार के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ आ जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब किसी भी स्टेट में जब इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो जो स्टेट होता है ना, वो सारा पावर जो होता है उसका सेंटर के पास चला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये यूपी है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये यूपी है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अभी तो आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन चलिए मान लीजिए कि योगी जी की यहाँ पे गवर्नमेंट है, योगी जी यहाँ पर सीएम है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट जब रूल लगेगा ना, तो ये सेंटर के मतलब कब्जे में आ जाएगा। ये समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी जो हैं उनका रोल एकदम ख़त्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल 352, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज़। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, ये होता है 356। और इसमें एक और आर्टिकल, इसको भी याद रखिएगा, याद करने में आपको मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अंक बस इधर उधर हो जाएंगे। ये 365 है। ठीक है, फिर वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360, 360। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कोई युद्ध हो गया, चाहे बाहरी हमला हो गया, चाहे सैन्य विद्रोह हो गया। अभी कुछ दिनों पहले आप, कुछ महीने पहले आप सुने होंगे कि म्यांमार में कूप हो गया था, यानी कि तख्ता पलट हो गया था वहाँ। यानी वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सेना के जो सर्वोच्च जो कमांडर थे, उन्होंने अपने हाथ में सारी शक्तियाँ उन्होंने ले लिया था। ठीक है, और एक चीज़ और आप याद रखिएगा आप लोग कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, यानी कि मूल अधिकार, वो आपातकाल में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये रहता है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट की सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको कैबिनेट का सलाह जो है ना मानना पड़ेगा। कैबिनेट की सलाह ज़रूरी है। ठीक है, जब कैबिनेट जब अपनी सलाह जब दे देगा, तब जा कर के राष्ट्रपति जो हैं वो घोषणा कर देंगे किसका, आपातकाल का। ठीक, लेकिन
हटाते समय किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि देखिए लगाते समय तो कैबिनेट की सलाह की ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हटाते समय ये सलाह जो है ये लगाते समय हटाते समय कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा आपातकाल है जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है। तो वो इसको इसी पेज पे बता देता हूँ। ये वित्तीय आपातकाल जो है ना, तीसरा वाला, ये भारत में कभी नहीं लगा है, इसको याद रखिएगा विशेष रूप से। तो इमरजेंसी से संबंधित तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है, इनसे ज़्यादा तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हमने इमरजेंसी को देख लिया, ठीक है, किस किस आर्टिकल में दिया हुआ है कौन कौन सी इमरजेंसी है, कौन सी लगी है कौन सी नहीं लगी है। लेकिन एक जो चीज़ है वो है क्या है कि बिल के ऊपर जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हेडिंग दे देंगे हम बिल के ऊपर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ये कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मतलब 3 चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वीटो, पहले हम वीटो की बात कर लें। वीटो क्या है, तो वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है मना करना, मना करना। जैसे यूएन में जो 5 बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक चाइना है, यूएस है, रसिया है, फ्रांस है, और एक कौन है, ब्रिटेन है शायद, हाँ ब्रिटेन है, ठीक है। देखिए यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, हाँ ठीक, 5 हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सुलह समझौता अगर होता है तो अगर अगर 4 ने अगर कह दिया हाँ और अगर किसी एक ने भी कह दिया ना तो वो बिल पास नहीं हो पाता है। मैं ये बात कर रहा हूँ यूएन की, यानी कि बस आपको समझाना चाहता हूँ कि वीटो का अर्थ क्या होता है। तो वीटो का जो अर्थ होता है वो होता है मना करना, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वीटो जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है। दूसरा होता है सस्पेंसिव वीटो, तीसरा होता है पॉकेट वीटो। ठीक है।
अब एक एक करके तीनों को हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है और राज्यसभा है, यहाँ से कोई भी बिल पास हुआ, जैसे मान लीजिए ये बिल है, ये पास हो गया दोनों हाउस से, ठीक है। और वो आपको पता है ना कि संसद के 3 भाग होते हैं। संसद में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा में कोई बिल बनना शुरू हुआ, वहाँ यहाँ से पास होकर के लोकसभा में गया, लेकिन जब दोनों सदन से जब पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब तक इसको हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो बिल जो होता है वो एक्ट नहीं बनता। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लास में बता दिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड एक्ट। अधिनियम, देखिए बिल जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, एक्ट को तो अधिनियम कहते हैं, ठीक है। और बिल का देखिए थोड़ा सा मुझे भी दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, ठीक ना, अभी आता है दिमाग में तो बताता हूँ आपको। लेकिन इतना याद रखिए कि दोनों में अंतर होता है, बिल और एक्ट में अंतर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, राज्यसभा से पास हो गया, अब यहाँ से ये गया किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी किस पे हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया ये, भाई उन्होंने एकदम साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो वो एब्सोल्यूट वीटो में आ गया, ठीक। लेकिन अगर वहीं बात करेंगे अगर हम सस्पेंसिव वीटो की, इसकी दूसरे वाले की, तो लोकसभा से बिल पास हुआ, ठीक, राज्यसभा से बिल पास हुआ, ठीक, और फिर क्या हुआ कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पास गया, वो ये बिल जो है ये राष्ट्रपति के पास गया, ठीक, और बिल जाता है राष्ट्रपति के पास, और वो क्या करते हैं कि वो फिर से भेज देते हैं पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार, इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, पुनर्विचार के लिए वो भेज देते हैं, और पुनर्विचार के लिए जब भेजते हैं सदन में, और सदन से फिर से अगर ये जो बिल है ये फिर से राष्ट्रपति के पास अगर आ जाता है तो इस पर इनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, एकदम ये बाध्य हो जाते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये तो सस्पेंसिव वीटो की कहानी हो गई। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो जैसे कि मान लीजिए कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, बिल बना, यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास हो गया, ये पास होकर के अब आगे बढ़ गया और राष्ट्रपति के पास भेजा भेजा जाता है, और राष्ट्रपति ने इस पर न तो अपनी सहमति दी और ना ही इसे खारिज किया, ठीक है। अरे भाई, न तो इसको हाँ कह रहे हैं न तो उसको ना कह रहे हैं, वो अपने पॉकेट के अंदर हमने इसको ये जो बिल है उसको रख लेते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं होता, ये अनंत काल के लिए होता है, अनंत अनंत काल, नो लिमिट टाइम, ठीक है। और इस प्रकार से फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो मतलब एकदम फ्री होते हैं कि मन करेगा तो देंगे, मन करेगा तो नहीं देंगे इस पर सहमति अपना, और बाध्यकारी भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति किसी प्रकार का वीटो प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, मैं अलग से लिख देता हूँ कि संविधान संशोधन संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ है ना, इस पर जो है
राष्ट्रपति महोदय किसी भी प्रकार का वीटो नहीं लगा सकते, ना तो एब्सोल्यूट लगा पाएंगे, ना सस्पेंसिव, ना पॉकेट, कुछ नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर साधारण बिल पर क्या कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर सभी प्रकार का वीटो लगा सकते हैं, तीनों। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों लग जाएगा। और एक चीज़, मनी बिल। मनी बिल पर भी ये नहीं लगा सकते, कोई भी वीटो नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन बिल और मनी बिल पर ये वीटो का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये साधारण बिल पर प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने प्रेसिडेंट्स के पावर को हमने देखा, और इसी में हमने इमरजेंसी को भी समझ लिया। ठीक है, कि इमरजेंसी में तीन ही आर्टिकल हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 352, 356। ठीक है। एक तो क्या कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी है 352, फिर 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी है, और 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जो कि अभी तक भारत में नहीं लगा है। 360 जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि 360 जो है वो अपने भारत में कभी नहीं लगा है। एक बार लगने का मतलब उम्मीद हुआ था, चांस बना था 1962 में। 1962 में एक बार ये प्रोबेबिलिटी आई थी, प्रायिकता इसकी आई थी कि हाँ हो सकता है कि, आपको पता है ना 92 में चाइना से युद्ध हुआ था, तो उस समय ये तीसरा इमरजेंसी जो है 360, ये लगने के चांसेस थे, लेकिन फिर भी हम उससे बच गए थे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और फिर मिलता हूँ मैं आपको क्या कहते हैं कि कल किसी नए वीडियो में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।